वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। आपके सामने जो प्रश्न हैं ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में हैं और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये जो इंग्लिश लिखी है दिस इज़ वेरी इजी। आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और वैसे भी मैं आपसे हिंदी में ही बात करूँगा, सो डोंट अफ्रेड। फ्रेंड्स, अगर आप साइकोलॉजी को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं एट दैट टाइम आपको इंग्लिश सीखनी होगी, क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है। इंटरनेट पर भी आपको बहुत सारे ऐसे साइट्स मिल जाते हैं जहां पर आप इंग्लिश लैंग्वेज में साइकोलॉजी की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं। सो डोंट अफ्रेड, आप कोशिश करें, आप अच्छे से समझ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, उनके आंसर को डिफाइन करूंगा और आप सोचिए और समझिए, और आप चाहें तो खुद उत्तर दे सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को पहले सही से जानते हैं। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड। बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किसने मोटिवेशन की जो थ्योरी प्रपोज्ड की है वो नीड के आधार पर है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है मैस्लो, दूसरा मरे, तीसरा हल और चौथा फ्राइड। आप सोचिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मरे। इसका करेक्ट आंसर है मरे। इनका पूरा नाम है हेनरी हेनरी एलेक्जेंडर हेनरी एलेक्जेंडर मरे। और इन्होंने जो अपनी थ्योरी प्रपोज्ड की थी उसे नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बोस्टन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखें। हेनरी मरे ने बोस्टन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये इनका अच्छा योगदान है। और फिर से आप ध्यान रखें कि इन्होंने जो थ्योरी डेवलप्ड की है दैट इज बेस्ड ऑन नीड्स। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मरे। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने सुना होगा जो मरे थे इन्होंने एक बहुत ही फेमस पॉपुलर टेस्ट दिया था जिसका नाम था TAT। उसको कहते हैं थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। आप इसे भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे और बात कर लेता हूँ, जैसे कि आपके सामने मैस्लो का नाम दिया गया है, तो आपने मैस्लो हायरार्की में भी पढ़ा होगा कि 5 तरह की नीड्स होती हैं, एक के बाद एक होती हैं, इसके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो बताना था ये पूरी तरह से ये बताना था कि किसकी थ्योरी पूरी तरह से नीड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन ही सही करना होगा। वैसे जो मैस्लो है तो मैस्लो की थ्योरी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में आती है, तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। और हल, इनका पूरा नाम क्लार्क हल था और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इनके द्वारा दी गई थ्योरी का नाम क्या था? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो कि 1943 में दी गई थी। ओके, तो इस तरह से इसे भी याद रखिए। और अगर फ्राइड की बात की जाए तो आप अच्छे से जानते होंगे फ्राइड की जो थ्योरी थी वो साइको एनालिटिक थ्योरी थी। सो इस तरह से यहाँ पर जो 3 ऑप्शन थे उसके सही ऑप्शन के अतिरिक्त मैंने उनको भी डिफाइन कर दिया। आई थिंक इस तरह से जब आप भी अपनी स्टडी करेंगे तब आप और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी आप घर पर स्टडी करने का प्रयास करें तो ऐसे ही पढ़ें। आपके सामने जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से सही है उसको तो समझ ही लीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं उनके बारे में भी अच्छे से समझें और अलग से शॉर्ट नोट में सभी पॉइंट्स को लिखते जाएं। ऐसे करने से आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है, ब्लैंक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो बताना है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है मोटिवेशन की जिसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। और आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मैस्लो, मरे, हल्स और फ्राइड्स। तो आप सोचिए और बताइए कि सही उत्तर क्या हो सकता है।
वैसे अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में इसके बारे में बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, हल। यानी हल की जो थ्योरी थी उसको डिराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ इन्फोर्समेंट कहा जाता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि जो डिराइव रिडक्शन थ्योरी वो क्या है। इसमें बताया गया है कि पीपुल्स आर मोटिवेटेड टू टेक सर्टेन एक्शंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटरनल टेंशन दैट इज कॉज्ड बाई अनमेट नीड्स। यानी लोग कार्य क्यों करते रहते हैं, लोग इसलिए किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उनकी जो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, उसकी वजह से तनाव होता है और उसे ख़त्म करने के लिए लोग कार्य करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। तो इसे क्लार्क हल ने दिया था, इसे आप अच्छे से याद रखें। और यहाँ पे मैस्लो, मरे और फ्राइड, इनके बारे में क्या चीज़ें हैं आप फिर से रिमाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है द टर्म मोटिवेशन रिफर्स टू द अराउजल ऑफ टेंडेंसी टू एक्ट टू प्रोड्यूस वन और मोर इफेक्ट्स द अबव डेफिनेशन वाज गिवन बाई। यानी इसमें कहा गया है कि जो शब्द मोटिवेशन है ये इस चीज़ को बताता है कि अराउजल ऑफ टेंडेंसी यानी किसी कार्य को करने की प्रवृत्ति, अराउजल होना, और टू प्रोड्यूस वन और मोर इफेक्ट्स, और उसके कुछ प्रभाव होना। तो ये डेफिनेशन किसने दी है ये बताना है। तो आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पहले में कहा गया है गिलफर्ड, एटकिंसन, हैब और मैस्लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, एटकिंसन। यानी यहाँ पर जो ये डेफिनेशन दी गई है ये एटकिंसन के अनुसार दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कहा गया है इन द एंटीरियर और फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमस आर नर्व सेल्स कॉल्ड ब्लैंक विच जनरेट नर्व इम्पल्स व्हेन दे डिहाइड्रेटेड। यानी हाइपोथैलेमस के सामने जो नर्व सेल्स होती हैं और बताना है उन्हें क्या कहते हैं, जो क्या करती हैं, जनरेट नर्व इम्पल्स व्हेन दे डिहाइड्रेटेड। यानी जब उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो एक नर्व इम्पल्स को छोड़ती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं डबल डिप्लेशन हाइपोथेसिस, ऑस्मो रिसेप्टर्स, रेनिन और एंजियोटेंसिन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो ध्यान रखिए कि ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स सेल्स होती हैं और जो कि कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में स्थित होती हैं, और ये किसी भी तरह के फ्लूइड चेंजेस में, यानी हमारे बॉडी में जब जैसे जल की कमी हो जाती है या किसी और भी तरह के फ्लूइड में जब चेंजेस होती हैं उस समय ये क्या हो जाती हैं, सेंसिटिव हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उस समय ये क्या करते हैं, इनका विशेष काम होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच, किसको, एडीएच जिसका मतलब होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच को रिलीज करती हैं। और एडीएच का काम होता है कि जो ब्लड होता है उसमें वाटर को रेगुलेट करना, और एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। आप इसे भी अच्छे से याद रख सकते हैं। कह सकते हैं कि ऑस्मो रिसेप्टर्स ऐसे सेल होते हैं जो कि हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस करने के लिए कार्य करते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो पाए। तो आप ध्यान रखें, इसमें जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन बी, ऑस्मो रिसेप्टर्स। थोड़ा सा जान लेते हैं डबल डेप्लेशन हाइपोथेसिस के बारे में। जैसा कि नाम लिखा है डबल डेप्लेशन, यानी दो तरह से डेप्लेशन होना, यानी नष्ट होना या फिर ख़त्म होना। इसका मतलब होता है जो थर्स्ट होती है, अर्थात जो प्यास होती है, थर्स्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई डेप्लेशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड के ख़त्म होने से। लेकिन किस तरह से, बोथ आउटसाइड एंड विद इन सेल, यानी किसी सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ से किसी फ्लूइड के ख़त्म होने से क्या होती है, थर्स्ट उत्पन्न होती है। इसको डबल डेप्लेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन फूड रीच्ड द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इमीडिएटली बिलो द स्टमक। यानी इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि फैट को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में इन्वॉल्व होता है
और यह कब रिलीज होता है? जब फूड स्टोमक के नीचे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीटोसिन, कॉलीसाइटोकाइनिन, थायरोट्रोपिन और एंटी डायूरेटिक। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, कॉलीसिस्टोकाइनिन। यानी इसको हम CCK भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CCK। अर्थात ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि फैट को ब्रेक करता है, अर्थात वसा को तोड़ता है। और इसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है जैसे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? यह एक न्यूरोट्रांसमीटर और एक हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है। और इसका रोल क्या होता है? इसका रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में होता है। और इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं थायरोट्रोपिन के बारे में। थायरोट्रोपिन को भी हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है थायरॉयड ग्लैंड को कंट्रोल करने में। अर्थात थायरोट्रोपिन का इम्पोर्टेंस किस में होता है? थायरॉयड ग्लैंड को कंट्रोल करने में। तो वैसे इस प्रश्न में जो पूछा था उसके अनुसार इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी, कॉलीसिस्टोकाइनिन। इस तरह से इसे याद रखें। अगला प्रश्न 6th, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर डिफिसिट इन द ब्लड एंड फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। इसमें कहा गया है कि जब ब्लड में और बॉडी सेल्स के आसपास जो फ्लूइड होता है उसमें जब वाटर की कमी हो जाती है तब किस तरह के परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है डिक्रीज द वॉल्यूम, और ऑप्शन बी में कहा गया है इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लिखा है सर्टेन केमिकल्स। क्या रखा है यहाँ पे? सर्टेन केमिकल्स, यानी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। और सी ऑप्शन में कहा गया है इम्पेयरमेंट ऑफ वेट कंट्रोल सिस्टम, और डी ऑप्शन में बोला गया है बोथ ए एंड बी। तो आप ध्यान रखें कि जब हमारे ब्लड में और बॉडी सेल्स के आसपास जो फ्लूइड होता है उसमें जब वाटर की कमी हो जाती है उस समय वहाँ पर वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है और कुछ निश्चित तरह के केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है। ये दोनों बातें सही हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज अ हेडोनिस्टिक थ्योरी दैट सेज that we are motivated to seek goals which give us good emotional feelings and avoid goals resulting in displeasure। यानी जो हेडोनिस्टिक थ्योरी होती है इसे सुखवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं कि हम सभी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख को नकारना चाहते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि हम क्या होते हैं? वी आर मोटिवेटेड टू सीक गोल्स विच गिव अस गुड इमोशनल फीलिंग्स, यानी हम ऐसे गोल को रखते हैं जो कि हमको अच्छी इमोशनल फीलिंग्स देती हैं, और जो डिस्प्लेजर होती हैं उसको अवॉइड करना चाहते हैं, यानी ऐसे गोल्स को अवॉइड करना चाहते हैं जो हमें दुख देते हैं या फिर डिसप्लेजर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, द अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। यानी जो अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी होती है उसका यही तात्पर्य है कि जहाँ पर हम एक चीज़ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरे को सप्रेस करना चाहते हैं। और इस थ्योरी को रिचर्ड सोलोमन ने दिया था। किसने? रिचर्ड सोलोमन ने इस थ्योरी को दिया था, जिसमें हम क्या करते हैं इमोशंस अपोजिशन के रूप में होते हैं। जैसे कि अगर हैप्पीनेस है तो उसका अपोजिशन में सैड होगा। यानी कह सकते हैं कि अगर एक इमोशन को फील करते हैं दूसरे को हम क्या करते हैं सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मार्केट में जाता है तो बढ़िया पैसे खर्च करके बहुत एंजॉय करता है, तो एक जगह उसको एंजॉय मिलता है लेकिन दूसरी जगह उसको ये भी दुख होता है कि उसके पैसे खर्च हो गए हैं, तो इसको वो सप्रेस करना चाहता है। तो आप ध्यान रखें इस प्रश्न में जो पूछा था उसके अनुसार ऑप्शन बी सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है ब्लैंक आर पावरफुल टूल्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर एंड दे अलाउ अस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर बिहेवियर। हमको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन सा टूल है जिसे फ्यूचर में बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए बताया जा सकता है कि फ्यूचर में ऐसा बिहेवियर होगा, ऐसा किसकी वजह से हो सकता है। ऑप्शन में बताया गया है नीड्स, मोटिव्स, ड्राइव्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मोटिव्स। यानी हमारा क्या मोटिव होता है उसी के अनुसार से हम कार्य करना चाहते हैं।
और अगर ये समझ लिया जाए कि इसका किसी भी बंदे का मोटिव क्या है तो फिर हम उसके फ्यूचर का प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मोटिव्स आर पावरफुल टूल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर एंड दे अलाउ अस टू मेक प्रोडिक्शंस अबाउट फ्यूचर बिहेवियर। यानी अभी क्या बिहेवियर हो रहा है ये पता कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या होगा ये पता कर सकते हैं। कब? जब हम किसी के मोटिव को समझ जाएं। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू द मैस्लो थ्योरी ब्लैंक इज, यहाँ पर लिखा हुआ है इज थॉट टू बी द टॉप नीड इन अ हायरार्की ऑफ नीड्स और मोटिव्स। यानी आपने जो मैस्लो थ्योरी पढ़ी होगी, हायरार्की लेवल पढ़ा होगा, उसमें आपने इस तरह से नीड्स पढ़ी होंगी, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे, है ना। तो इसमें ये बताना है कि सबसे टॉप पर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपने इसको पहले पढ़ा होगा। मैस्लो की थ्योरी में जो सबसे पहले आता है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी सबसे पहले इसको रखा गया है। दूसरे पर रखा गया है सेफ्टी नीड्स, और उसके बाद रखा गया है लव एंड बिलोंगिंगनेस, और उसके बाद रखा गया है स्टीम, और सबसे टॉप पर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको मैस्लो थ्योरी का जो हायरार्की लेवल है वह आपको पहले से याद होगा तो आप आसानी से इसको बता सकते थे। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द ऑस्मो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस जस्ट अबव द। ऑस्मो रिसेप्टर्स के बारे में मैंने अभी आपसे शुरुआत में बात की थी। तो बताना है कि हाइपोथैलेमस में ये किसके जस्ट ऊपर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर होते हैं। सो आई थिंक आपने इन सभी प्रश्नों को समझा होगा। अगर नहीं समझे हैं तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं और चीज़ों को खुद से जानने समझने का भी प्रयास कीजिए, बिकॉज जब आप ऐसा खुद करते हैं एट दैट टाइम आप अपनी मेमोरी का यूज करके चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।